कोई यात्रा नहीं। नॉर्थ में नॉर्थ की लेने और उठने के बीच कोई संभव नहीं था प्रेम के बिना सुंदरता का अर्थ समझना। प्रेम होना ही सबसे बड़ी सफलता है। कोई असफल कैसे हो सकता है प्रेम? इसका ट्रांसलेशन करने के लिए तो स्याही नहीं, दिल का लहू चाहिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? Yes, please come in, Dr. Bhumi. थैंक्स मैम। वाह, ये साड़ी तो आप पर बहुत जच रही है और इसके साथ ये मोतियों की माला आपको वही गरिमा दे रही है जिसके लिए आप सभी प्रोफेसर्स के बीच पहचानी जाती है। एक बात कहूँ मैं? हाँ कहिए। जो गरिमा किसी राजमाता के महल में होती होगी वही आपको इस कैबिन में देखकर महसूस हो रही है। थैंक्स डॉक्टर पुरी। आप यहाँ किस काम से आई हैं? जी वो मैं बस आपसे हाफ डे में जाने की अनुमति लेना है। आज जरूरत नहीं है इसकी, हाफ डे की छुट्टी हो चुकी है ना। जी जानती हूँ, फिर भी आपके सामने से बिना पूछे कैसे जा सकती थी? बाकी सब तो जा भी चुके हैं। वो मैंने आपका कैबिन खुला देखा तो सोचा कि थोड़ी देर ही सही प्रोफेसर ईरा मैम का सानिध्य पाऊँ। अब यूँ तो कक्षाएं इतनी होती हैं कि व्यक्तिगत मिलना कुछ खास हो नहीं पाता है। हाँ लेकिन मैं सबसे कहती हूँ कि तुम यंग गिरा, जितनी मेहनत तुम करती हो ना कभी मैंने भी किया, और मैं इसीलिए समझ सकती हूँ कि एक दिन में 5 क्लासेस लेना बहुत है किसी एडोक टीचर के लिए। यहाँ वर्कलोड बहुत है, तभी तो आप लोगों को हर सत्र में रखा जाता है। हम रेगुलर्स को तो सरकार इतने काम पकड़ाई रहती है कि क्लास लेने का समय ही नहीं हमारे पास। एक बात ऑफ द रिकॉर्ड कहूँगी, सरकार टीचिंग के लिए बेस्ट को तो चुनती है पर फिर उसे नॉन टीचिंग में वेस्ट कर देती है। तमाम सरकारी योजनाओं के इतने ढेरों भर के काम पकड़ा दिए जाते हैं कि क्लास लेने का समय नहीं बचता। तुम किसी भी कॉलेज को देख लो, वास्तव में जो लोग पढ़ा रहे हैं वे बेचारे अस्थायी शिक्षक हैं। जी जी, लेकिन आप ही लोगों की मेहनत और प्रतिभा से इस संस्थान के विदेशों तक में ख्याति है। यहाँ तो ज्यादातर लेडी प्रोफेसर ही हैं। कॉरिडोर से गुजरती हूँ तो लगता है आसपास जीवित सरस्वती आ जा रही है। और खासकर प्रोफेसर ईरा का नाम तो लोग यहाँ ज्ञान की एक जीवित किंवदंती की तरह लेते हैं। थैंक्स डॉक्टर भुवी, यू आर रियली स्वीट। आप भूवी ही कहिए ना मैम प्लीज। हाँ तो भुवी, ऐसा है ना कि मैंने तुम्हारी भी तारीफें सुनी है। इनफैक्ट कल ही कोई कह रहा था, सो भी दूसरे डिपार्टमेंट से, कि इस सत्र में हिंदी की बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। जी ऐसे ही मेहनत से लगन से काम करती रहो ना तो अगले सत्र में भी हम तुम्ही को अपना एडोक टीचर चुनेंगे। वैसे हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ तदर। इतना सुंदर शब्द है तदर, पर जैसे आज किसी को समझ ही नहीं आता और सब हमें यहाँ टेम्पररी टीचर बोलते हैं। कुछ इस टोन में जैसे हमारा समूचा अस्तित्व भी टेम्पररी। लेकिन हिंदी तो मैम आप इतनी शुद्ध बोलती है और अंग्रेजी भी। जो आपका विषय अंग्रेजी ना जानता हो ना वो आपको हिंदी की ही प्रोफेसर समझेगा। For this, all credit goes to my father. He was a literary person of India and also an IAS. And you know, समाज में IAS और IPS के लिए जो आकर्षण होता है ना उससे ज्यादा ग्लैमर और किसी जॉब में नहीं होता। जी जी जी, सुना मैंने यहाँ आपके पिताजी तो प्रमोटी IAS थे है ना? प्रमोटी कहने से IAS कमतर नहीं हो जाता। डायरेक्ट IAS होना तो बस एक परीक्षा का खेल है। जीवन का क्या अनुभव होता है उन्हें? परीक्षा से निकलकर सीधे AC लगे ऑफिस में बैठ जाते हैं, जबकि प्रमोटी IAS लगातार मेहनत के बाद बनता है। एक लंबा करियर, मेहनत से योग्यता की सीढ़ी चढ़ते जाने का, तब जाकर अधिकारी IAS की पदवी पाते हैं। जी जी, क्षमा चाहती हूँ। या तो पर्सनैलिटी थी मेरे पापा की, जिस तरफ से निकल जाते लोग मुड़ मुड़ कर देखते थे, और इंटेलिजेंट इतने कि वेदों से लेकर वो बाइबल तक के ज्ञाता थे। कविताएं उनको याद थी, और हिंदी पूरी वो इतनी शुद्ध, वो आपको देखकर सहज अनुमान होता है ये गंगा उसी गंगोत्री से निकली है। और क्या क्या बताते हैं मेरे बारे में डिपार्टमेंट के प्रोफेसर? वो प्रोफेसर सीमा है ना, क्या कहती है? तारीफ ही करते हैं सब आपकी।
यहाँ तक कि दूसरे विभागों के तत्व भी कहते हैं कि हमारे विभागाध्यक्ष तो बंधु और टीचर समझते हैं। तुम्हारी विभागाध्यक्ष अच्छी है। अरे तुमको लंच टाइम में कम से कम बाहर जाने की अनुमति तो है। ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट की एचओडी में ह्यूमैनिटी ज्यादा है। अच्छा, सोचती हूँ ये ह्यूमैनिटी मैं सभी में बांट दूँ ताकि जरूरत पड़ने पर मेरी हिस्से की ह्यूमैनिटी मुझे मिल तो सके। आपको क्या जरूरत है मैम, आपका तो सब अच्छा ही अच्छा है। अच्छा यही लीजिए, पिछले सप्ताह जो प्रतिनिधि मंडल आया था फ्रांस से, उन्होंने तो मंत्री साहब की कितनी तारीफ की। मैम भाषा पर आपका इतना अधिकार है कि आप चाहे तो फ्रांस में भी अंग्रेजी पढ़ा सकती हैं। भी ये ना उन लोगों का प्यार था बस, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों से टूटी फूटी फ्रेंच में बात करती रही जब तक वे यहाँ रहे। मैंने फ्रेंच और लैटिन सीखी थी जब मैं जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही। इनफैक्ट मैं तो फ्रेंच या लैटिन में ही पीजी करना चाहती थी, पर मेरे पापा नहीं माने और इंग्लिश दिलवा। मेरी मम्मा जो खुद भी फ्रेंच की समझ रखती थी, वे तो कहती भी थी कि महान अभिजात्य भाषाओं के सामने शेफर्ड लैंग्वेज। लेकिन मेरे पापा तो जीवन का गणित समझा। इस देश में अंग्रेजी भाषा नहीं है, हथियार है। काश की मातृभाषा को भी हथियार मानते हम। ये आप लिख रही हैं? अरे हाँ, इसका तो मैं बस अनुवाद कर रही हूँ। क्या मैं पढ़ सकती हूँ? तुमसे अलग होकर लगता है जैसे मेरे पंख छोटे हो गए और मैं नीचे एक सीमाहीन सागर में गिरती जा रही हूँ। आपको याद कर न अर्थ है न अर्थ। गिरने और उठने के बीच कोई अंतर नहीं। संभव नहीं था प्रेम है मेरा सुंदरता का असफल कैसे हो सकता है सबको कॉल नहीं लग रहा होगा ना मैम? अब जो अचानक छुट्टी हो गई है, पर वो तो 5 बजे तक रहेंगी। क्या मैं अपने लिए टैक्सी बुक कर दूं? अरे नहीं पूरी, मुझे टैक्सी से जाने की आदत नहीं है। हमेशा मेरे हस्बैंड ही लाते ले जाते हैं, साथी भी वो और सारथी भी वही। और कुछ दिनों में जब आप यहाँ की प्राचार्य हो जाएंगी तब बात हमेशा बॉल से बाहर आ जाती है। आशुतोष कहते हैं कि मेरी सरकारी कार भी वो चला कर आया करेंगे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग भी इनके बिना अकेले घर से बाहर मुझसे तो नहीं आया जाएगा। हो तो लगता है कबूल है वे आपका। इससे सुंदर क्या बात हो सकती है? मेरे हस्बैंड मेरा कबूल है। कितना सुंदर शब्द है ये। मैं भी यही कहा करूंगी आपसे। और क्या बताऊं मैं तुम्हें लगेगा मैं उनकी झूठी तारीफ कर रही हूँ ना, पर आशुतोष मेरे पति होकर भी मेरे पिता की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। मेरी हर सांस की देखभाल आशुतोष के जिम्मे। मैं हमेशा कहती हूँ आशु, आपसे पहले मैं मरूंगी। आपके बिना मैं सांस भी लेना। मैं दूसरी वाइफ हूँ आशुतोष, और वो मुझसे 18 साल बड़े हैं। ये तो तुम्हें सबसे पहले बताया गया होगा मेरे परिचय के साथ। नहीं, ऐसा कोई क्यों बताएगा आपके परिचय के साथ? जब लोग स्त्री से योग्यता में नहीं जीत पाते तो वो उसके चरित्र पर बात करने लगते हैं। मैं समझ सकती हूँ मैम। लोग आपके बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं? आशुतोष सर से हुई आपकी दूसरी शादी की वजह से? अरे बुबी, तुम्हारा हाथ देना फुल डे बनता जा रहा है। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। मैं सच में जानना चाहती हूँ मैम। पता नहीं तुमसे कैसे कह पा रही हूँ ये सब।
आप मुझ में व्यंग गिरा जो देखती हैं। काश कि न देख, काश कि तुम बदल सको अपने आप को, काश कि मैं ही बदल सकती अपने अतीत। जब मैं पहली बार मिली थी आशुतोष से एक अप्रत्याशित जगह पर, तो इतिहास में आपकी बड़ी रुचि है। हाँ, मुझे काफी पसंद है। मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, मतलब मैंने अभी बस शुरू किया लिखना, कविताएं और कहानियां, पर मुझे पढ़ना हमेशा से पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतिहास और साहित्य ये दोनों जिंदगी के समझने के अलग अलग रास्ते हैं। हाँ, शायद इतिहास हमें बताता है कि हम कहाँ से आए हैं और साहित्य हमें दिखाता है कि हम क्या हो सकते हैं। वैसे आजकल आप क्या पढ़ रही हैं? मैं रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पढ़ रही हूँ। क्या कविताएं हैं उनकी, उनमें जीवन और प्रेम की बहुत गहरी समझ है। मीरा, मैं सच कहूँ तो गीतांजलि मेरे पसंदीदा किताबों में से एक है। और उनकी प्रेम कविताएं उनमें एक उदासी भरी मिठास है। बिल्कुल, जैसे प्रेम में मिलना और बिछड़ना दोनों शामिल हैं। अचानक बारिश कितनी तेज हो गई। हाँ, तेज हो गई काफी। यहाँ की बारिश, इस आश्रम की बारिश, कुछ अलग बात है ना इस बारिश में। अलग सा तो है ना, सब कुछ इतना धुंधला हो जाता है और दुनिया कितनी खूबसूरत लगने लगती है। जैसे ये शाम, हमारी बातचीत। तो आप अक्सर आते हैं यहाँ? हाँ, जवाबों की तलाश में जिंदगी के कुछ ऐसे सवाल होते जाएंगे जो कहीं नहीं मिलते। तो वो जवाब अब यहाँ मिले आपको? हाँ, लेकिन एक नई शुरुआत जरूर मिली है, एक नई दिशा, एक नई मंजिल। एक नई दिशा, एक नई पहचान। वो भी एसी में जीने वालों को लू सहने में बड़ा अजीब सा सुख मिलता है, आत्मपीड़न का सुख। जो पीड़ा सुख दे वो सुख नहीं, नशा है। नशे में सुख खोजना वास्तव में अपने आप को बीमार कर देना है। मैंने ऐसा किया भी तो था, जिसका मूल्य भी फिर चुका है जीवन के सब महत्वपूर्ण साल देकर। क्या आज आपको अफसोस है? पता नहीं, मैं अपने को ऐसी खंड खंड होती विजेता पाती हूँ जिसके लिए जीत का कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता। क्या अब वे आपसे प्रेम नहीं करते? प्रेम? ये साड़ी, ये साड़ी जिसकी तुम अभी इतनी तारीफ कर रही थी ना, इसे वे खास मेरे लिए लखनऊ से लेकर आए थे जब अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। लेकिन इसकी पेमेंट मेरे अकाउंट से हुई। अगर इसे प्यार कह सकते हैं ना, तो हाँ, उन्हें मुझसे प्यार है। वो घर की देखभाल भी तो करते हैं। मेरा मतलब करते ही होंगे। इतना उज्जवल करियर आपका, इसके पीछे वही न रहे होंगे। अरे प्रोफेसर सीमा, आइए आइए, भूमि यही है। मैं बस आ रही थी। मेरी तो जान निकल गई थी। So sorry। अब इसी बात पे ग्रीन टी पी जाए और तुम्हारी इस नन्ही सी जान में जान वापस लाई जाए। लाइए, मैं बना देती हूँ। आपको तकलीफ अरे नहीं नहीं, बैठो ना तुम, बैठो बैठो। ये
ये अभी जरा में बनी जाती है। मैंने ना प्यून को छुट्टी दे दी। अब जब सभी चले गए तो वो क्यों मेरे बंधन में बैठा कुर्ता रहे। लेकिन आपको खामखा तकलीफ हो गई। क्या तकलीफ इसमें? रेडी? अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी ग्रीनरी बनाती है। तुम्हें ये इसलिए भी अच्छी लगी ना क्योंकि तुम्हें ये भी कहा गया होगा कि मुझे ग्रीन टी तक बनानी नहीं आती। नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा है। किसी ने नाम नहीं लोगी ना तो मैं जानती हूँ। सरकारी टेम्पररी टीचर्स का जीवन भी मैं जानती हूँ। हर समय लगता है कि अब नौकरी पक्की होगी, इसी इंतजार में दिन कटते रहते हैं। नौकरी को भी 100% देना और गृहस्थी को भी 100% देना, और अपना 200% देकर भी सम्मान कहीं से नहीं मिलता, न नौकरी में ही न गृहस्थी में ही। कामकाजी होकर भी गृहिणी बने रहने की मजबूरी, रोटी बनाना भी रोटी कमाना भी, जैसे दोनों तरफ से रोशन हो। क्योंकि मैंने भी तुम्हारा जीवन जिया है। लालची घर का दबाव, किसी भी तरह नौकरी में बने रहना है, और इसके लिए स्त्री क्या कुछ नहीं सह जाती। तो क्या आप पर भी दबाव था? और वे तो उम्र में आपसे इतने बड़े थे, तो बेहतर ही सेटल रहे होंगे जिंदगी में। सेटल तो थे वो, मगर एक दूसरी ही दुनिया में। जैसे उनका सूक्ष्म शरीर हमेशा उस दुनिया में रहा और मेरे से उनका शरीर। दूसरी दुनिया? उसमें आप तो थी ना? दूर दूर तक नहीं थी। मेरी तो छाया भी कभी आशुतोष की उस दुनिया में नहीं पहुंच सकती। ये और बात है कि मेरी सैलरी जरूर वहां जब तक पहुंचती रही बिना मेरे जिक्र के। मैं समझी नहीं, मुझे वहीं से बताइए। उसी आश्रम, वो आश्रम ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्ये हम ईश्वरे हस्ते हस्ते परतपशये विनुर्मुक्ताये ह्रीं पुलश्चये भूतभाय। क्या हो रहा है यहाँ सब? क्या क्या हो रहा है ये ऐसे क्यों लेटे हैं? ये इस रात क्या रखा है? नहीं, इसे न बिगाड़ना। पर ये है ना अनर्थ! ये क्या किया? सुपारी उठाकर चक्र को खंडित कर दिया। कुछ गलत कर दिया मैंने? ओम तत्सत। बोलिए ना, क्या किया मैंने? शव और शिव के मध्य जो सीमा द्वार है वही शक्ति चक्र है। ये ऐसा इस आश्रम में पहले कभी नहीं हुआ। शक्ति चक्र ने किसी साधक को अपने अंदर नहीं लिया। अब तू ही शव की जीवन शक्ति है। ये सुपारी करण के बैठी रह यही। चक्र संभवतः खंडित नहीं हुआ है, बल्कि अब तू भी उसका एक भाग बन गई है। अब यही बैठ, मैं जाकर सूक्ष्म शरीर को वापस इस देह में भेजता हूँ, पर उसके लिए मुझे भी अपनी इस देह से बाहर जाना होगा। मत जाइए साहब, प्लीज मत जाइए। मुझे नहीं पढ़ना इस समय, मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं पढ़ना चाहती। मैं सूक्ष्म शरीर में आशुतोष के सूक्ष्म शरीर से मिलूंगा और उसे इस देह में लौट जाने को तो कहूंगा। आप इनके पास किसी और को बैठा दीजिए ना। मुझे नहीं आना था यहाँ, मेरा यहाँ मन भी नहीं लग रहा है। क्योंकि यहाँ वो भौतिकवाद नहीं है जिसके अतिरेक में तू बली है, और इसीलिए स्वयं से परिचित न हो सकी अब तक। जितना ही अधिक सामान हमारे पास रहेगा, उतना ही अधिक वो सामान हम पर बोझ बनेगा। और क्या पिछले एक सप्ताह में जब से तू यहाँ है, योगाभ्यासों के इतने चरणों के बाद भी अपने भीतर कोई अंतर नहीं पाती? पाती हूँ, पर मुझे ठीक से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब इतना यहाँ ठहरा हुआ सा है। अंधेरे उजाले की घड़ियाँ जैसे धीमी पड़ गई हैं। कई दिनों जितना लंबा ये दिन लगता, हर एक दिन ऐसा ही लगता है। रात वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। पृथ्वी जैसे रफ्तार भूल गई हो अपनी। समय यहाँ जैसे अनंत है, और साथ
मैं जानता हूँ ये तू ही करेगी और इस कार्य के पश्चात तुम्हें जीवन में सब कुछ मिलेगा, पर प्रतिष्ठा, पैसा, बस अपने आप से बचना। अपने आप से? हाँ, अपने आप से। ओम तत्सत। ओम तत्सत। आशुतोष, मुझे नहीं उठाना चाहिए था। मैं जानती हूँ आप सुन रहे हैं ना। मैं शक्ति चक्र, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कोई शक्ति चक्र नहीं जानती। मैं आपको बुला रही हूँ, बस आपको बुला रही हूँ। आशु, आशुतोष उठिए, उठिए ना। आशुतोष, आशुतोष उठिए। हाँ, सतगुरु ने कहा था कि हृदय को पुकारने देना, अगर वो वास्तव में पुकारना चाहे तो। आशु, आशु, आशु उठिए। आशु, 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 आशु। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब क्या हो रहा था। ये कहीं सपना तो नहीं? ऐसा लग रहा था कि ये शक्ति चक्र, चमत्कार, पुनर्जन्म, ये सिर्फ मैंने किताबों में पढ़ा था या सुना था। कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ महसूस करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत कुछ होता है जो हम समझ नहीं सकते। पुनर्जन्म, रहस्य, चमत्कार। फिर जीवन बदल गया मेरा। आश्रम में पूरा 1 महीना पड़ी रही, जब तक कि आशुतोष ही न लौट गए वहां से। उसके बाद मैं ईरा नहीं रही। मैं आशुतोष को फिर मैं उनकी इस कदर दीवानी हो गई कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी तक भूल गई। मैं हर किसी से, बिल्कुल हर किसी से मेरे आशुतोष की बातें करने लगी और लगातार बोलती ही जाती। सुनने वाले लुत्फ उठाते मेरी बातों का, पर फिर वही लोग हंसते थे वहां पीठ पीछे बात करते हुए। अब पलट कर देखती हूँ तो मुझे गुस्सा नहीं आता अपने पर, तरस आता है। और जो हो चुका उसे एडजस्ट करने के अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ। देर कुछ सालों से उस टीनेजर ईरा के प्यार को जस्टिफाई करती रहती हूँ अपने भीतर। पर बहुत विरोध हुआ होगा। मेरे पापा ने तो बंदूक तक उठा ली थी। मेरी मम्मा लेकिन आखिर तक यही कहती रही, पहले आत्मनिर्भर बन जाओ, पहले आत्मनिर्भर बनो। तुम कल्पना भी कर सकती हो मेरे सामने गिड़गिड़ाती मेरी माँ की, गुस्से में रोते मेरे पापा की। बरसों तक वो रोते रहे, मैं उनसे लगातार लड़ती रही। क्या सिर्फ इसलिए कि आशुतोष आपसे उम्र में बड़े? एक वजह तो ये थी। अगर वजह ये थी तो दरअसल असली वजह ये नहीं थी। वजह उम्र नहीं, आर्थिक स्थिति रही होगी। दिमागी तौर पर आजाद लड़कियां अपने लिए सबसे खराब साथी चुनती हैं। आर्थिक स्थिति,
हमेशा एक फैक्टर रहती है, प्रेम विवाह में भटका। तो क्या आपके पिताजी ने इसलिए मना नहीं किया कि आपके आशुतोष की आर्थिक स्थिति आपके पिताजी से कमतर थी? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं किया। वास्तव में वो दो दुनियाएं थी। मैं अभी जातियों की दुनिया से थी। मेरे दादाजी जेलर थे, मेरे पापा IAS, फूफा जी हाईकोर्ट जज थे और मेरी चाची प्रिंसिपल रही। पूरा बचपन मैंने एलीट क्लास से बाहर बस अपने नौकरों को ही जाना था। और आपके बॉयफ्रेंड का ये बैकग्राउंड रहा होगा। आज जितनी तटस्थता से सबसे सहमत हूँ मैं, काश तब होती। पापा ने तो मेरे लिए एक ट्रेनी IAS चुन भी लिया था। साउथ इंडियन था, वो पसंद करता था मुझे। अरे दरअसल उसी ने पापा से मेरा हाथ मांगा था जब एक ऑफिसर्स पार्टी में मुझे देखा। लेकिन देर हो गई। ये प्याली अब पीने के काम की ही नहीं रही। पापा कई दिनों तक उस ट्रेनी IAS के लिए मुझसे लड़ते रहे। मैं उन्हें जवाब देती कि मैं अब आशुतोष की पत्नी हूँ। दूसरी पत्नी। क्या फर्क पड़ता है? पत्नी तो पत्नी होती है। हाँ, पर तब मैं अपने को उनकी छोटी पत्नी कहते नहीं खाती थी। ऐसा कहने में मैं अपने को बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंटेलेक्चुअल महसूस करती थी। मुझे सब समझाते रहे, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस फर्क से कितना बड़ा फर्क पड़ेगा कि आशुतोष मध्य भारत के ग्रामीण खेतीहर परिवार से, या कि उनका परिवार, रिश्तेदार, मित्र तक सब कम पढ़े लिखे थे, या कि अनपढ़। उनकी पहली पत्नी भी अनपढ़ है, लोग कर्मचारी भर थे, और आखिर में ये भी कि वो मुझसे पूरे 18 साल बड़े थे। बहुत सालों तक तो यही सब चलता रहा होगा, जब तक कि अपनी पढ़ाई पूरी करके आप नौकरी न करने लगे। और तब जाकर आपने किसी मंदिर में जाकर शादी की थी। जिसे हम बहुत महान समझकर जी रहे होते हैं ना, वो जिंदगी कितनी मामूली है, इसे हम दूसरों की आंखों से अपने को देखने पर ही जान पाते हैं। क्या फिर आपके परिवार ने उन्हें स्वीकार लिया? वो बेचारे स्थितियों से हार चुके। मम्मा को तो हमेशा से हारने की आदत थी, लेकिन मेरे पापा कभी नहीं हारे थे। और जब मेरी वजह से उन्हें अपनी हार दिखने लगी, तो उन्होंने लोगों से मिलना जुलना, आना जाना सब बंद कर दिया। फिर मेरी शादी, और मेरी शादी के कुछ ही महीनों बाद वो मर गई। रूही वो हार गई। अब मैं जी और इस तरह आपने अपनी मोहब्बत को पा लिया। इस तरह मैंने बस अपने मम्मा पापा को हराया, जो मुझसे मेरे लिए भी लड़ रहे थे। वो एक बहुत पुरातन सिस्टम थे, जो अपने बच्चों को सुरक्षा, समृद्धि, मेरी इन हरकतों से मुझे नाकारा मानकर मैं कॉलेज में पढ़ाने लगी। शादी तो हमने कर ली थी, पर मैं कॉलेज के पास ही एक किराए के कमरे में ही रहती थी। पति का घर, गांव, परिवार ना मैंने तब देखा था, ना अब तक देखा। आपने कभी जाना नहीं चाहा? ले नहीं गए वो, पर मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं है। ये सब वो शादी से पहले स्पष्ट कर चुके थे। पर एक बात उन्होंने शादी के बाद की, वो एक कांटे की तरह मेरे दिल में धंसी रही बहुत सालों तक। उन्होंने कहा, अगर मैं अपना बच्चा चाहती हूँ तो मुझे सरकारी नौकरी हासिल करनी होगी। बहुत स्ट्रगल के दिन रहे हो रूही। मैं तुम्हारी तरह एक एडो टीचर थी कॉलेज में। 2 सालों में मैंने कई एक प्रतियोगी परीक्षाएं दी, फिर मैं 3 जगह एक साथ सिलेक्ट हुई, जिसमें से
राष्ट्रीय संस्थान की इस ब्रांच में नौकरी करना चुना मेरे लिए आशुतोष है। क्योंकि यहाँ से उनका घर गांव कम है। और फिर आप लोगों ने एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी होगी। तुम भी तो कई प्रतियोगी परीक्षाएं दे रही हो ना। जब तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो अपने आसपास के लोगों के कई नए लालचों से पहचान होगी तुम्हारी। वास्तव में प्यार का पैसे से कुछ खास लेना देना नहीं होता, और जहाँ पैसे का लेना देना होता है वहाँ प्यार नहीं होता। क्या होता है मैं तो नहीं जानती। राधा, राधा बच्चे को लेकर आना। बेटा देखो पापा आ गए। राधा, 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 हीरा, आज कॉलेज नहीं गई? और मुन्नी को लिए ऐसे क्यों बैठी? तबीयत तो ठीक है इसकी? आपको परवाह है इसकी? क्यों नहीं है परवाह? क्योंकि मैं बाहर गया हूँ हीरा, तो मुन्नी का ध्यान रखना तुम्हारा काम है। खैर ये सब छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे और मुन्नी के लिए क्या ले राधा, मुन्ने को कुछ देर के लिए बाहर ले जाओ। मुझे तो इसे बच्चा बीमार है, लेकिन मैडम अपनी सहूलियत के लिए इसे बाहर भेज रही है। मर्द चाहिए, उसका बच्चा नहीं। हीरा, ये नकली स्त्री विमर्श की अदाएं मैं नहीं सहूंगा। आशुतोष, जब तुम मरी जा रही थी मुझसे, साल भर से तो तुम्हारा ही गुलाम हूं। तो क्या हीरा साल में एक बार भी अपने परिवार को लेकर कहीं घूमने नहीं जा सकती? अपने माँ बाप के लिए मर नहीं गया हूं कि उनसे मिलने तक ना जा सकूं। मेरे बच्चे मुझसे अलग रहते हैं, उनके छोटे बड़े सुख दुख क्या होते होंगे मेरे बिना। मेरी पत्नी मेरे नाम का सिंदूर भरती है और साल भर इंतजार करती है कि 15 दिन के लिए सही मैं वापस लौटूंगा। पत्नी, पत्नी, वो औरत आपकी पत्नी है। मैं क्या हूँ? तय ये हुआ था ना कि आप अपनी पूरी सैलरी गांव भेजेंगे और हमारी इस गृहस्थी का खर्च मेरी सैलरी से चलेगा। इस घर का होम लोन, कार लोन, किराना, राशन सब मेरी सैलरी से है। तो जब मैं सब कुछ कर ही रही हूँ तो कम से कम मेरा होकर तो रही है। ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। बात सुनो हीरा, ये होम लोन, कार लोन, ये सब बार बार मेरे सामने मत दोहराया करो। तुम्हारी जिद थी रातों रात ये सब खरीदी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा वो तुम्हारे रिश्तेदार बैठे रहते हैं जो इस गरीब आदमी से ब्याह करने के कारण तुम्हें दुत्कार चुके हैं। और किराए के मकान में भी सुख। अरे तो पूरी लाइफ किराए के मकान में काटी थी। गांव में आपके पास सब कुछ है ना, घर, मकान, खेती बाड़ी सब। मेरे पास क्या है? मैंने अपनी मेहनत की कमाई से घर का ली है, तो ताना मारते हो। तुम्हें मेरे परिवार से लड़ना है तो गांव जाओ और जी भर के लड़ाओ। और अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो क्या? तो इसके लिए भी मैं राजी। मैं आगे का अपना पूरा जीवन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं जी सकता। पत्नी, बच्चों और माँ बाप को छोड़ के मैं यहाँ क्यों रहूंगा? तुम्हारे यहाँ तो प्रताड़ित होने। तुम्हें कंपनी की क्या गलती है? रात भर जाग रही हूँ। वो आप प्रिंसिपल का फोन पर फोन आ रहा है कि चुनाव ड्यूटी के बीच मुझे चाय के लिए नहीं मिल सकती। तुम वहाँ उस अपनी अनपढ़ पत्नी को आगरा घुमाने में सब भूले हो। उस औरत का सब मेरा क्या है? मेरा क्या है? उसे तुम्हें तोड़ी और ये तमाशे बनना हुए। क्या तो? मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे सहन नहीं होता ना, अपनी पड़ोसी के पास जाते हो। भूल जाओ सकती और हस्बैंड पत्नी को। हीरा!
कभी सोचती हूँ प्रेम भी एक युद्ध की तरह होता है, जिसमें वही हारता है जो ज्यादा प्रेमी होता है। दो लोगों के प्रेम में होने पर भी वास्तव में एक ही प्रेम में होता है, दूसरा प्रेम की प्रतिक्रिया में। आपको ये क्यों लगता है कि प्रेम सिर्फ आपने किया है? क्या ये सच नहीं है कि मेरा मतलब है आपके पति आपके साथ ही रहते हैं, तो आपके ही होता। मैंने कहा ना, प्रेम भी एक युद्ध की तरह होता है, जिसमें वही हारता है जो ज्यादा प्रेमी हो। बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं हुई कि उनका सब कुछ उनके पत्नी बच्चों का रहेगा। धीरे धीरे मेरी सैलरी में भी उस परिवार की हिस्सेदारी होने लग गई, जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं। वो नाते रिश्तेदारों के नाम पर जब तब मेरा अकाउंट खाली होने लगा, जो मांगने तो आते रहे मेरे घर, तो मुझे अपने घर क्यों नहीं बुलाया कभी? एक चचेरा भाई भी है उनका, अब भी साल में 2 बार आ ही जाता है मदद मांगने, और वो हर बार बता जाता है कि उनकी पत्नी मेरे बारे में नया क्या कह रही थी। कभी ये कि मैं आशुतोष की पत्नी नहीं हूँ, एक रखैल हूँ, और कभी ये कि मैंने आश्रम में टोना टोटका करवा के इन्हें गुलाम बना रखा है अपना। आशुतोष कहते हैं कि वो तुमसे रुपए पुटियाले को झूठ बोल जाता है, और मैं कहती हूँ रुपए मुझसे किसने नहीं पुटियाए शादी के बाद। सब कुछ जानते हुए भी आपने अपने साथ ये सब होने दिया है, इतने वर्षों से लगातार। और क्या करती थी? आशुतोष जान गए थे कि इस शादी में मैं हर तरह से उनकी गुलाम हूँ। उनके बेटे का काम धंधा, पहले बड़ी बेटी की, फिर छोटी, फिर उनके बेटे की शादी, घर की दूसरी मंजिल का बनना, फिर उनके पिता का ऑपरेशन, सबके लिए आशुतोष की जेब में मेरी चेकबुक थी। आज भी नाते रिश्तेदारी के सब नेक मेरी सैलरी से जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं अपने लिए साड़ी या जेवर खरीदना चाहूँ तो उनकी बेटी, बहू या पत्नी के लिए भी मुझे खरीदना पड़ता है। साल में 15 दिनों के लिए वो अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, तो मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाते हैं। मेरा बेटा आज इस सब पर मुझसे इतना नाराज रहता है ना कि मैंने अपना सब कुछ पापा के पहले परिवार पर लुटा दिया। इसके लिए मैंने कुछ नहीं बनाया। आपका बेटा तो IAS की कोचिंग कर रहा है ना दिल्ली में, सफल हो जाएगा तो आप भी बहुत कुछ बना लेगा। कमाल है, इंस्टीट्यूट के लोगों ने तुम्हें इस बारे में अब तक अपडेट नहीं किया। किस बारे में? 4 महीने हुए उसने IAS की कोचिंग छोड़ दी, अब एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है, जल्द ही अपनी पसंद की लड़की से शादी करने वाला है। बहुत बधाई आपको। हाँ, बधाई। पर वो मुझसे नाराज रहता है। कल को उसकी वाइफ आएगी तो वो भी तो नाराज रहेगी, और फिर बच्चे भी उसके। क्यों भला? क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपने जीवन में बहुत प्रॉपर्टी बना सकती थी, इतनी कि आज उसको प्राइवेट नौकरी नहीं करनी पड़ती। वो बिजनेस करना चाहता है। हमेशा दोहराता है, नौकरी आदमी को नौकर बना देती है। अरे तो वो करे ना बिजनेस, कौन आप रोकती होंगी? रोकती नहीं हूँ तो मैं कुछ दे भी तो नहीं पाती हूँ। किसी भी बिजनेस को करने के लिए पैसा चाहिए, जो मैं उसे नहीं दे सकती। मुझ पे आज भी एक बहुत बड़ा पर्सनल लोन है, जो मैंने आशुतोष की छोटी बेटी की शादी के लिए लिया था। दामाद सरकारी अधिकारी मिल रहा था ना, मैं आज अपने बेटे की शादी के लिए भी लोन नहीं ले सकती। वो कहता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने नाना जी के पसंद की उस ट्रेनी IAS से शादी नहीं की। और क्या वो आपके ही मन की बात नहीं दोहराता? पता नहीं, क्यों मैं सुखी तो हूँ आशुतोष के साथ, या मुझे होना चाहिए। हम नई से नई फिल्म देखने जाते हैं साथ में, पूरा देश हमने साथ घूमा है। मेरे खाने पीने, देखो मेरे पहनने ओढ़ने का और मेरे जागने सोने का इतना ख्याल रखते हैं जैसे कोई माँ अपने नन्हे बच्चे को संभालती है। सही में मेरा वो कूल है। मैं आशुतोष से प्यार करती हूँ,
मैं ईरा नहीं हूँ, मैं आशुतोष हूँ और यही होना मेरी नियति। मैं लंबी छुट्टी पर जा रही थी, बस आज उसी की एप्लीकेशन देने आई थी प्रिंसिपल। पता नहीं अगले सत्र में तुम मिलोगी या नहीं यहाँ। खैर देखो अब मैं निकलूंगी यहाँ। प्रिंसिपल के चेंबर में मुझे अभी ही विभागाध्यक्ष का चार्ट सौंपना होगा। ओ शायद प्रोफेसर सीमा को भी। सर कैसे हैं? उन्हीं के लिए लंबी छुट्टी ले रहे हैं आप? नहीं, मैं आश्रम जा रही हूँ। सिद्ध गुरु बहुत बीमार है, मुझे बुला रहे हैं। आश्रम को मेरी जरूरत है और सिद्ध गुरु को भी। सर ठीक होंगे ना तुम्हारे? मतलब जा चुके हैं। उनकी पत्नी और बेटा उसी रात आ गए थे उन्हें लेने। कहाँ? किस रात को? इस उम्र में भी उनकी पत्नी इतनी सुंदर क्यों लगती है? मैम आप हाँ, अब मैं ठीक हूँ। देखो अब चलूंगी। हाँ, मुझे चार्ट सौंपना होगा प्रिंसिपल के चेंबर में। सर वेट कर रहे होंगे। मैं वो भी मुझे तुमने हमेशा वो ईरा दिखी जो मैं भी कभी थी। इसे जाने से पहले सिर्फ एक सलाह देना चाहती हूँ। देखो मैं जानती हूँ कि सलाहें अक्सर किसी काम प्लीज कहिए ना। वो जो तुम्हारा प्रेमी है ना, क्या तो भला सा नाम था उसका, वो जो लंच टाइम में अपनी जिप्सी से ले जाता है तुम्हें, क्या दैट हैंडसम। हाँ अमित, तुमको क्या लगता है इस इंस्टीट्यूट में गॉसिप सिर्फ मेरे बारे में होती है? और आज इतनी तैयार दिख रही हो तो तुम्हारी जिप्सी कहीं आने वाली हो? जी मैम, आज इन्होंने कहा है दुल्हन बनकर आना मेरी। पर कभी डर भी लगता है उनके बर्ताव से। हम जितना आगे बढ़ गए हैं प्यार में, कभी लगता है जान ना दे देंगे। मैं आपको बताने ही वाली हूँ। इसका माफ तो मुझे गलत नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों गलत समझूंगी? पर तुम्हें मेरी सलाह है, अपने बच्चे को लेकर ना अलग रहना, अकेली रहना, पर अपने शादीशुदा प्रेमी की दूसरी पत्नी मत करना। लिव इन है ना, उसमें भी मत रहना। शादी से भी ज्यादा बुरा ऑप्शन है वो। मेरी मम्मा कहती थी शादी औरत को सुरक्षा देती है, पर अब सोचती हूँ सुरक्षा शब्द ही अपने आप में कितना बड़ा फरेब है। ये आप कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ। जिसने उम्र गुजारी है प्यार के कोकोन में, अब निकली हूँ या कि निकाल फेंक ही गई हूँ तो जान रही हूँ मैं। आशुतोष नहीं होना चाहिए था मुझे ईरा ही होना चाहिए था। तुम भी कहीं अमित ना हो जाओ। भूवी को बचाना चाहती। मैम अमित बहुत अच्छे हैं, मैं मिलवाऊंगी आपसे। आपके पास आए रहे हैं मुझे लेने। एक बार बस उनसे मिल लीजिए। हाँ अमित, नहीं अभी लेने मत आइए, कुछ देर मैम के पास बैठिए। रजिस्ट्रार? कौन रजिस्ट्रार? हम तो लंच। अमित मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है, दूसरी शादी कर ही नहीं सकती कानूनन। अभी आप तो शादीशुदा है, आपकी पत्नी। कुछ मत करना, मैं आ रही हूँ। मैं मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, मैं आपसे घर आकर मिलती हूँ। मेरी शाम की फ्लाइट है बुकिंग, मैंने वापसी का टिकट नहीं बनवाया, अब शायद न लौटूं और फिर मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूँ। सुनो तुम मत जाओ इस राह। विवाहित पुरुष का प्रेम आग होता है, जबकि स्त्री एक व्यवस्था है। व्यवस्था को आग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर व्यवस्था आग को काबू में नहीं रख पाती और उस आग के काबू में हो जाती है। मैं नहीं गई तो वो न जाने क्या कर बैठेंगे। भूवी, मुझे जाना है। भूवी सुनो, भूवी
में जाओ। शादी भावनाओं में बहकर नहीं की जाती ना। ऊपर से पहले से शादीशुदा लोग मरी हुई भावनाएं साथ लेकर आते हैं, जो नए रिश्तों को जिंदा नहीं रहने देते। क्यों नहीं समझती? मैं भी कहाँ समझ सकती। दूसरी पत्नी को पहली वाला सम्मान कभी नहीं मिलता। दूसरी शादी में औरत हमेशा घाटे में रहती। घाटे में तो मर्द भी रहता है। कभी लगता है सब कुछ जानती हूँ, कभी लगता है कुछ नहीं जानती। इतना भी नहीं जितना उनकी वो अनपढ़ पत्नी जानती है। क्या बात है? मुझे पुकारा तुम? बस यूं, बस थोड़ा थक गई। अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए ग्रीन टी बना कर लाता हूँ, फिर साथ बैठकर ढेर सारी। ऐसा आकर्षण जो मेरे हृदय को भेद गया। अब मैं सब कुछ खो नहीं, आशु, नहीं। चुप क्यों हो गई तुम? उस चमक, उस उत्साह याद करो। तुम्हें भी लगता है कि हमने कुछ खोया? तुम्हें भी वो खालीपन महसूस होता है जो मुझे हर पल कचोटता था? हम दोनों अपने आप को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए प्रेम को खो दिया। और प्रेम खो जाए तो जीवन का अर्थ खो जाए तो आदमी जिएगा किस लिए, किसके लिए? मैंने जीवन का अर्थ